नमस्कार, आप सभी का स्वागत है TV7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं TV7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश में। तो ज्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। कर्नाटक की नई कांग्रेस सरकार में आखिरकार मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने बुधवार 12 अगस्त को मंत्रियों को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंपी। इसके साथ ही लंबे समय से चल रहा पोर्टफोलियो का इंतजार भी खत्म हो गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत के कार्यक्रम की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं। सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने वित्त विभाग अपने पास रखा है। इसके अलावा कैबिनेट मामले, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार, खुफिया सूचना, कानून, न्याय और मानवाधिकार, संसदीय कार्य और विधान और एग्रीकल्चर मार्केटिंग से जुड़े विभाग भी उन्हीं के पास रहेंगे। इसके साथ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कमिश्नरेट और बेंगलुरु विकास प्राधिकरण यानी BDA और बेंगलुरु महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी BMRDA के तहत आने वाले स्थानीय शहरी निकायों से जुड़े विभाग भी मुख्यमंत्री के नियंत्रण में रहेंगे। विभागों के बंटवारे में कई मंत्रियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है। BJD जमीर अहमद खान के हाउसिंग विभाग जो है उनको सौंपा गया है। वहीं रामलिंगा रेड्डी को वन, परिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी मिली है। लक्ष्मण सावदी को एग्रीकल्चर मार्केटिंग को छोड़कर सहकारिता विभाग दिया गया है और रुद्रप्पा मनप्पा लमानी को चीनी और कपड़ा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। KH मुनियप्पा को समाज कल्याण विभाग मिला है, जबकि रिजवान अरशद को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले का विभाग सौंपा गया है। शिवराज तंगडगी को पिछड़ा वर्ग कल्याण के साथ कन्नड़ और संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। UT खादर को भी महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी मिली है। उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण, हज और वक्फ के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग दिया गया है। T रघुमूर्ति को अनुसूचित जनजाति यानी ST कल्याण विभाग मिला है, जबकि अजय सिंह को लघु सिंचाई के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा चेलू वरास्वामी को बड़े और मध्यम सिंचाई विभाग का जिम्मा दिया गया है और मधु बंगारप्पा को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग मिला है। आपको बता दें कि बसवराज राय रेड्डी उच्च शिक्षा विभाग संभालेंगे। शिवालिंगे गौड़ा को आबकारी विभाग और पुटरंगा शेट्टी को पशुपालन और रेशम उत्पादन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विजयानंद को लघु उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम विभाग मिला है। संतोष लाड को श्रम और रोजगार विभाग सौंपा गया है। KS को मुजराई, मत्स्य पालन, बंदरगाह और इनलैंड वाटर विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे कई महत्वपूर्ण विभाग हैं जो पूरी पार्टी के भीतर जो है बांटे गए हैं। विभागों के बंटवारे के साथ एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति भी हुई है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पूर्व कानूनी सलाहकार AS पोन्ना को मुख्यमंत्री DK शिव कुमार का राजनीतिक सचिव नियुक्त किया गया है। खास बात यह है कि उनको कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया गया है। कर्नाटक सरकार के लिए विभागों का ये बंटवारा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मंत्रियों को अब अपने विभागों के कामकाज पर फोकस करना होगा। राज्य में जल्द ही विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है। ऐसे में नए मंत्रियों के सामने अपने विभागों से जुड़े मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखने और विपक्ष के सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी होगी। कुल मिलाकर कर्नाटक में मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा होने के साथ सरकारों की प्रशासनिक तस्वीर अब साफ हो गई है। मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने वित्त समेत कई अहम विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि अन्य मंत्रियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, रोजगार, सिंचाई, उद्योग और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए हैं। अब देखना होगा कि नई जिम्मेदारियों के साथ कर्नाटक सरकार अपने प्रशासन और आगामी विधानसभा सत्र में किस तरह काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम के दौरान एक स्कूली छात्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने अपनी ऐसी परेशानी रखी थी जिसने खेल प्रतिभाओं के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों पर सवाल खड़े कर दिए। तो ताइक्वांडो खिलाड़ी सयारा ने मुख्यमंत्री को बताया कि उसका चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ था, लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकी। अपनी बात बताते हुए सयारा भावुक भी हो गई और मुख्यमंत्री के सामने उसके आंसू निकल आए।
दरअसल मुख्यमंत्री आवास पर बच्चों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने शिक्षा, खेल और युवाओं से जुड़े कई मुद्दे मुख्यमंत्री के सामने रखे। और इसी दौरान सीएनआई गर्ल्स स्कूल की छात्रा सयारा ने टाइकोंडो से जुड़ी अपनी परेशानी मुख्यमंत्री को बताई। सयारा ने मुख्यमंत्री से कहा कि उसका चयन अंतर्राष्ट्रीय टाइकोंडो प्रतियोगिता के लिए हुआ था, लेकिन उससे करीब 1.5 लाख रुपए यानी 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था करने को कहा गया था। आर्थिक परेशानी के कारण वो ये रकम नहीं जुटा सकी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका उसके हाथ से निकल गया। अपनी बात रखते हुए छात्रा भावुक हो गई और मुख्यमंत्री धामी ने उसे शांत कराया और अधिकारियों को मामले की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। बाद में सयारा ने बताया कि वो मुख्यमंत्री के सामने अपनी पूरी बात नहीं रख पाई थी। उसने बताया कि वो जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय टाइकोंडो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गई थी और इसी प्रतियोगिता के बाद उसका चयन रोमानिया में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय टाइकोंडो प्रतियोगिता के लिए हुआ था। सयारा के मुताबिक रोमानिया की प्रतियोगिता में जाने के लिए यात्रा और अन्य खर्चों को मिलाकर करीब 3,70,000 रुपए की जरूरत थी। इसमें से लगभग 1,70,000 रुपए की सहायता काउंसिल की तरफ से किए जाने की बात कही गई थी। वहीं करीब 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था छात्र को खुद करनी थी। आर्थिक स्थिति के कारण वो ये रकम नहीं जुटा पाई और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकी। सयारा ने यह भी बताया कि उसने इस संबंध में अपने स्कूल में भी किसी को जानकारी नहीं दी, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने के बावजूद आर्थिक परेशानी के कारण वो अपनी समस्या को आगे नहीं रख पाई। अब मुख्यमंत्री के सामने मामला आने के बाद अधिकारियों को छात्रा की स्कूल और उसके टाइकोंडो प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। ये मामला सिर्फ एक छात्रा की परेशानी नहीं है, बल्कि उन खिलाड़ियों की चुनौती को भी सामने लाता है जो प्रतिभा और मेहनत के दम पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचते हैं, लेकिन प्रतियोगिताओं में जाने का खर्च उनके सामने बड़ी बाधा बन जाता है। किसी खिलाड़ी का राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन होना उसके लिए और भी बड़ा मौका होता है, लेकिन यात्रा, रहने, प्रशिक्षण और प्रतियोगिता में से जुड़े खर्च कई परिवारों के लिए भारी पड़ सकते हैं। ऐसे में प्रतिभा होने के बावजूद आर्थिक संसाधनों की कमी खिलाड़ियों के रास्ते में रुकावट बन सकती है। सयारा के मामले में भी सबसे बड़ी चुनौती यही रही। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदर्शन के बाद उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिला, लेकिन करीब 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था न हो पाने के कारण वो प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकी। अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। अधिकारियों की ओर से इस छात्रा के स्कूल और खेल प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। इसके बाद पूरे मामले की स्थिति और सामने आ सकेगी। इस घटना ने ये सवाल भी खड़ा किया है कि क्या हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों तक आर्थिक मदद सही समय पर पहुंच पा रही है, क्योंकि खिलाड़ी के लिए चयन का मौका सिर्फ एक तारीख या प्रतियोगिता नहीं होता, बल्कि वर्षों की मेहनत का परिणाम होता है। सयारा की कहानी में सबसे भावुक करने वाली बात यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का सपना उसके सामने था, लेकिन आर्थिक परेशानी ने उस सपने को रोक दिया। अब उम्मीद यही है कि मामले की पूरी जानकारी सामने आने के बाद संबंधित स्तर पर जरूर कदम उठाए जाएंगे, ताकि किसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी को सिर्फ पैसों की कमी के कारण अपने खेल का मौका ना गंवाना पड़े। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से जुड़े पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जिसमें राम रहीम को हत्या के मामले में बरी कर दिया गया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर की तीसरे सप्ताह में होगी। ये याचिका दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अरिदमन की ओर से दाखिल की गई है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले में राम रहीम को बरी किए जाने को चुनौती दी जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को विचार योग्य माना और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने राम रहीम की ओर से वरिष्ठ वकील आर बसंत पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दाखिल नहीं की है। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट जानता है कि शायद राज्य सरकार अपील में नहीं आएगी और सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को हरियाणा सरकार के रवैये को लेकर सवाल के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक राम रहीम को सजा के बाद कई बार पैरोल भी मिल चुकी है। और अब बात करते हैं उस मामले की जिसकी वजह से पूरा विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। रामचंद्र छत्रपति सिरसा के पत्रकार थे और पूरा सच नाम का अखबार चलाते थे। उन्होंने डेरा सच्चा सौदा से जुड़े कई मामलों पर रिपोर्ट प्रकाशित की थी। अक्टूबर 2002 में उनके घर के बाहर उन्हें गोली मार दी गई थी
और गंभीर रूप से घायल छत्रपति की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंपी गई। कई वर्षों तक चली जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद जनवरी 2019 में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने गुरमीत राम रहीम और 3 अन्य आरोपियों को हत्या और साजिश के मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और अन्य आरोपियों में कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल शामिल थे। इसके बाद राम रहीम ने इस फैसले को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी और इसी साल 7 मार्च को हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने बाकी 3 आरोपियों की सजा बरकरार रखी लेकिन गुरमीत राम रहीम को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई राम रहीम के खिलाफ आरोपों को पर्याप्त रूप से साबित नहीं कर पाई। अब इसी फैसले को रामचंद्र छत्रपति के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी होने के बाद इस मामले में एक बार फिर कानूनी बहस शुरू हो गई है। इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राम रहीम फिलहाल जेल में ही है। वो 2 महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। इसलिए पत्रकार हत्याकांड में हाईकोर्ट से मिली राहत के बावजूद उसकी जेल में रिहाई का सवाल अलग कानूनी मामलों से जुड़ा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की आगे सुनवाई होगी। कोर्ट ही देखेगा कि हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में कितनी कानूनी मजबूती है और क्या राम रहीम को बरी किए जाने के फैसले पर दोबारा विचार की जरूरत है। यानी करीब 24 साल पुराने इस हत्याकांड की कानूनी लड़ाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पहले ट्रायल कोर्ट से उम्र कैद की सजा, फिर हाई कोर्ट से बरी और अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में आगे की सुनवाई पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे संसद की। संसद के मॉनसून सत्र में एफसीआरए यानी विदेशी अंशदान विनियमन कानून में संशोधन का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी काफी ज्यादा बातें आई और आपको ये भी बता दें कि सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस बिल को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि एफसीआरए संशोधन का मकसद विदेशी फंडिंग पाने वाले संगठनों पर दबाव बढ़ाना और सरकार के आलोचक संगठनों को कमजोर करना है। महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि फंडिंग का फायदा सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को मिले। उन्होंने आरएसएस को एनजीओ बताते हुए उसके पंजीकरण और संपत्तियों से जुड़े सवाल भी उठाए। हालांकि ये महुआ मोइत्रा द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोप है जिनका मतलब ये नहीं है कि ये आरोप न्यायिक रूप से साबित हो चुके हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा कि जो संगठन आरएसएस से जुड़े नहीं हैं उनके लिए इस कानून के जरिए मुश्किलें बढ़ाई जा सकती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ऐसे संगठनों के लाइसेंस रद्द कर सकती है और बाद में उनकी संपत्ति पर भी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने एफसीआरए बिल को संगठनों की संपत्ति, नकदी और दूसरी आर्थिक संपत्तियों का पर जो है नियंत्रण हासिल करने का एक तरीका बताया। उन्होंने ये भी बताया कि विपक्ष इस बिल को मौजूदा रूप में स्वीकार नहीं करता। महुआ मोइत्रा के मुताबिक विपक्ष की मांग बिल को पूरी तरह वापस लाने की थी। हालांकि सरकार की ओर से इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने का रास्ता अपनाया गया है ताकि इस पर आगे विचार किया जा सके। महुआ मोइत्रा ने संसद में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिए जाने का भी आरोप लगाया। उनका कहना था ये कि विपक्षी दल अपनी बात सदन के रिकॉर्ड पर रखना चाहते थे लेकिन उन्हें बोलने की अनुमति नहीं मिली। उन्होंने दावा किया कि सरकार की ओर से विपक्ष के बीच मतभेद होने की बात कही जा रही थी, जबकि उनके अनुसार विपक्ष की पार्टियां एफसीआरए बिल को जेपीसी के पास भेजे जाने के पक्ष में एकजुट थी। अब सवाल यह है कि आखिर एफसीआरए बिल क्यों विवादों में है। एफसीआरए बिल विदेशी स्रोतों से मिलने वाले योगदान को नियंत्रित करता है। उसका उद्देश्य तो चलिए ये है, ये तय करना है कि भारत में आने वाली विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल नियमों के अनुसार हो। विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन और नियमों का पालन जरूरी होता है। रिपोर्ट के मुताबिक एफसीआरए बिल 2026 को 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। मानसून सत्र में इस पर आगे चर्चा की उम्मीद थी लेकिन विपक्ष के विरोध और सदन में लगातार हंगामे के बीच सरकार ने इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया। अब इस बिल को लेकर विपक्ष की आपत्ति सिर्फ महुआ मोइत्रा तक सीमित नहीं है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल पहले ही इसके खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। वहीं सरकार का पक्ष इससे अलग है। केंद्र का कहना है कि एफसीआरए व्यवस्था में बदलाव का उद्देश्य विदेशी फंडिंग को लेकर नियमों और निगरानी को मजबूत करना है। सरकार ने राजनीतिक दलों और कुछ संगठनों की चिंताओं को देखते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित बदलावों को पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाएगा। यानी एफसीआरए बिल को लेकर संसद में 2 अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। सरकार इसे विदेशी फंडिंग की व्यवस्था को बेहतर और ज़्यादा पारदर्शी बनाने की कोशिश के तौर पर देख रही है, जबकि विपक्ष को डर है कि नए प्रावधानों का इस्तेमाल
जबकि विपक्ष को डर है कि नए प्रावधानों का इस्तेमाल सरकार की आलोचना करने वाले संगठनों पर दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है। अब ये मामला जेपीसी के पास पहुंच चुका है और समिति में बिल के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा होगी। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े कैश कांड में जांच समिति ने बड़ा निष्कर्ष सामने रखा है। संसद की ओर से गठित जांच समिति ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को साबित माना है। समिति की रिपोर्ट बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा में पेश की गई। मामला उस समय सामने आया था जब मार्च 2025 में दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगने के बाद बड़ी मात्रा में जली और अधजली नकदी मिलने की बात सामने आई थी। समिति के मुताबिक स्टोर रूम में बड़ी संख्या में 500 रुपए के नोट मिले थे। जांच के दौरान जस्टिस वर्मा इस नकदी के स्रोत, मालिकाना हक और वहां मौजूद होने वाली संतोषजनक वजह नहीं बता पाए। समिति ने उनकी ओर से दिए गए स्पष्टीकरण को अधूरा, टालमटोल वाला और भ्रामक माना। अब इस पूरे मामले में जांच समिति ने 3 मुख्य आरोपों की जांच की। पहला आरोप था कि सरकारी आवास के परिसर में बड़ी मात्रा में ऐसी भारतीय मुद्रा मिली जिसका कोई संतोषजनक हिसाब या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। दूसरा आरोप महत्वपूर्ण सबूतों को सुरक्षित रखने में विफल रहने और सबूतों से छेड़छाड़ से जुड़ा था। और तीसरा आरोप जांच के दौरान दिए गए कथित टालमटोल और भ्रामक जवाबों से संबंधित था। समिति ने तीनों आरोपों को साबित माना है। मामले की शुरुआत मार्च 2025 में हुई थी। जस्टिस यशवंत वर्मा ने उस समय दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे और 14 मार्च को उनके सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लग गई थी। आग बुझाने के दौरान वहां जली और अधजली नकदी मिलने की तस्वीरें और वीडियो सामने आए। इसके बाद मामले ने देश भर में काफ़ी चर्चा बटोरी और जांच के दौरान स्टोर रूम की स्थिति को लेकर भी सवाल उठे और समिति ने कहा कि नकदी मिलने के बाद स्टोर रूम को तुरंत सुरक्षित और सील नहीं किया गया और उसकी स्थिति में बदलाव हुआ। इससे महत्वपूर्ण सबूतों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया प्रभावित हुई और समिति ने इसे भी आरोपों के समर्थन में महत्वपूर्ण माना। जस्टिस वर्मा ने आरोप से इनकार कर दिया था और उन्होंने अलग अलग मौक़ों पर यह संभावना जताई थी कि नकदी वहां किसी साजिश के तहत रखी गई हो सकती है, लेकिन जांच समिति के मुताबिक इस दावे की कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं। समिति ने यह भी नोट किया कि संबंधित कर्मचारियों को बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर पेश नहीं किया गया। इसके अलावा नकदी को कथित तौर पर प्लांट किए जाने या सबूतों से छेड़छाड़ की कोई औपचारिक शिकायत या FIR भी दर्ज नहीं कराई गई थी और समिति ने इन परिस्थितियों को जस्टिस वर्मा के बचाव के खिलाफ माना। और जांच सिर्फ बयान दर्ज करने तक सीमित नहीं था। समिति ने दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के साथ गवाहों के बयानों की भी जांच की। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस वर्मा को आरोपों पर जवाब देने और अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया। इस मामले में इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित आंतरिक जांच समिति भी गंभीर निष्कर्ष दे चुकी है। उस जांच में स्टोर रूम पर जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के कथित नियंत्रण से जुड़े मजबूत सबूत मिलने की बात कही गई थी। साथ ही नकदी को बाद में वहां से हटाए जाने के संबंध में भी साक्ष्य जो था उसका उल्लेख किया गया था। और जस्टिस वर्मा ने अप्रैल 2026 में हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद से इस्तीफा दे दिया था। अब संसद की जांच समिति की रिपोर्ट ने इस मामले को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। रिपोर्ट में उनके खिलाफ सभी तीनों आरोप जो है वो साबित माने गए हैं। अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल न्यायपालिका की विश्वसनीयता से जुड़ा है। न्यायपालिका के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों से पारदर्शिता और उच्च नैतिक मानकों की उम्मीद की जाती है। ऐसे में किसी न्यायाधीश के सरकारी आवास से कथित तौर पर गड़बड़ी मात्रा में जो है बिना हिसाब की नकदी मिलने का मामला बेहद गंभीर माना गया है। अब जांच समिति की रिपोर्ट संसद के सामने है और आगे की संसदीय प्रक्रिया इस मामले की दिशा तय करेगी। फिलहाल इतना साफ है कि समिति ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को साबित माना है और ये मामला सिर्फ कथित नकदी बरामदगी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सबूतों की सुरक्षा, स्पष्टीकरण और न्यायपालिका में जवाबदेही जैसे बड़े सवाल भी जुड़ गए हैं। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार। समझेंगे हर सियासी चाल, टूटेगा झूठ का हर जाल, न शोर न बवाल।